1 hour and 10 minutes. So there are a few things that I will request all of you to please notice. One is please keep your phones on silent mode. Please double check. Sometimes we miss it. So please double check. And secondly, because actors are going to perform here, they are in a particular zone, so make sure that you're not disturbing the actors and you are just having fun and getting entertained. So here we start the play Muqaddama. साहब ने कहा था कि तुम्हें सरकारी खर्च पर वकील दिया जाएगा। हाँ, अपनी सरकारी बात उन्हें तुम्हारे सामने कुछ वकीलों के नाम भी पढ़े थे। हाँ पढ़े थे। तुमसे कहा गया था कि इन नामों में से कोई एक नाम चुन लो, और तुमने चुना था कि नहीं चुना? हाँ चुना था। तो सवाल ये उठता है कि इतने सारे नामों में से तुमने मेरा नाम ही क्यों चुना? क्या तुम जानते थे कि वकील भगत राम इस पीढ़ी का सबसे होनहार वकील है? क्या तुम मेरी काबिलियत को जानते थे, मेरी अक्लमंदी को पहचानते थे? वकील साहब मैंने नाम नहीं सुने और मुझे नहीं पता था कि आपका नाम भगत राम है, क्योंकि वो बाबू ससुर नामों को इतनी जल्दी पढ़ रहा था, ऐसा लग रहा था कि हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है। मुझे समझ में ही नहीं आया। मेरा नाम का मतलब है भगत राम का नाम फिर किस आधार पर चुन लिया है? क्योंकि भगत राम मेरे बाप का नाम था वकील साहब। वही जिसको तुमने मार डाला, जिसकी तुमने हत्या कर दी। हाँ बस इसलिए बस वही नाम मुझे याद रह गया, उसी पे मैंने हाँ कर दिया। अब चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब छोड़ो उस बात को। और अब हमें ना केस को अच्छे से स्टडी। वकील साहब
आप अभी कह रहे थे कि आप सबसे काबिल और होशियार वकील हैं। इसमें कोई शक नहीं है पंडित। नहीं नहीं वकील साहब, जब मैंने आपके नाम पर कोर्ट में हाँ कहा था तो सारे वकील, सरकारी वकील सब हंसने से लग गए थे, और जज साहब भी बहुत तेज हंस रहे थे। जज साहब भी हंस रहे थे? बहुत तेज हंस रहे थे। हंस रहे थे पंडित, हंस रहे थे। अब तुम देखना मैं ये क्या कच्चे रस्सा कैसे हंस गया करता हूँ। और इस बार तो भाग्य भी मेरे साथ है, वकील का नाम भी भगत राम और उनका नाम भी भगत राम बताओ। वकील साहब एक और सवाल मुझे पूछना है आपसे। कोर्ट के बाहर भी लोग हंस रहे थे क्या? नहीं नहीं, मुझे ये पूछना है कि वकील साहब, जब किसी मुजरिम के पास वकील लगाने के पैसे नहीं होते तो सरकार क्यों वकील देती है उसे? क्योंकि पंडित सरकार चाहती है कि हर इंसान को इंसाफ मिले, हर किसी को अपने न्याय का पूरा मौका दिया जाए। तो आपको भेज के सरकार ने मुझे न्याय का मौका दिया? बिल्कुल सही पकड़ा है तुमने। तो बताइए ना वकील साहब, मेरे मुकदमे के बारे में क्या ख्याल है? ये जो बाहर लोग हैं ये तो सब कहते हैं कि मुझे फांसी जरूर होगी, और मैं तो बयान भी दे चुका हूँ कि मैंने अपने बाप को मारा। पंडित देखो, माना कि तुम्हारा बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोनों तुम्हारे खिलाफ है, पर घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। कैसे संभाल लें? अरे शायद तुम्हें पता नहीं है, मैं आज तक एक भी केस नहीं हारा, और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं अपना पहला केस भी जीत ही जाऊंगा। ये आपका पहला केस है? थैंक यू। अरे भगवान, ये पहला केस है? हाँ ये भगवान। क्या हो गया? आप कुछ बीड़ी सिगरेट वगैरह पीते हैं? नहीं मैं पीता मैं। अरे यार। अरे बीड़ी सिगरेट से क्या उपयोग होता है? उस बेचारे मुकेश को भी तो हुआ था। मुकेश कौन है? अरे मुकेश हराने बेचारा हर पिक्चर से पहले आता। पर अफसोस अब मुकेश नहीं रहा। अरे बड़े अफसोस की बात नहीं, है। इतने अफसोस की बात नहीं है, उसकी जगह नंदू ने ले लिया, वो आता पिक्चर से पहले। चलिए ठीक है, अब आप नहीं पीते तो कोई बात नहीं। क्या है कि आपका सुन के पहला केस ना तलब सी हो गई एकदम बीड़ी सिगरेट पीने की। हवलदार साहब। अच्छा, तुम्हारा पीने का मन हो रहा है? बहुत हो रहा है। चलो ठीक है, मैं मंगा देता हूँ फिर। आप मंगाएंगे? क्यों नहीं मंगाऊंगा भाई? मंगा दीजिए। ठीक है। दो मंगाना दो। देखो जिद मत करो, मैं नहीं पीऊंगा। नहीं आप तो पीते नहीं है। एक मैं अभी पीऊंगा, एक बाद में पीऊंगा। हाँ अच्छा कोई हवलदार साहब है, ओ हवलदार साहब है। वकील साहब जी हवलदार साहब जी। आपको एक तकलीफ देनी चाहिए। देखिए माफ कीजिएगा, मैं जरा इधर उधर हो जाता हूँ, बताइए। अच्छा सुनिए, या अरे इसकी क्या जरूरत थी? दो सिगरेट लानी है, उसके लिए लेके आ जाइए। ये बीड़ी से सका का सिगरेट पिएगा? कल तुम मुझसे बीड़ी मांग रहा था, सिगरेट लॉटरी लगेगा, रैपर के नीचे बिके। आप गुस्सा क्यों कर रहे हो आप? देखिए हवलदार साहब, मैं आपकी तकलीफ समझता हूँ, पर कभी-कभी उसका पीने का मन करता है, एक तो पिला के कीजिए। वकील साहब, मेरे बाप की दुकान थोड़ी है, बीड़ी की कहाँ से पिला दूं मैं? कुछ चाय पी लीजिएगा। वकील साहब बहुत ध्यान रखते हैं, मैं पिला दूंगा। हाँ पिला दीजिए। प्यार से दो पानी पिलाया। देखा वकील साहब इसको? अभी तो देखा। अरे निकम्मा इंसान है ये। कैसा 10 रुपए में आपका फालतू बन गया। सही कहा है किसी ने वकील साहब, ये जो पैसा होता है ना वो तो फालतू बनाता है और गरीबी बनाती है अफवाहें। इस बार मैं आप आज मर जाऊँ। मतलब तुम बचना चाहते हो? मरना कौन चाहता है वकील साहब? तो तुम्हें मुझ पर यकीन है फंडे? वकील साहब आपका पहला केस है ना, तो यकीन करना अभी थोड़ा सा ना। आ जाएगा थोड़ी देर में आ जाएगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये केस तो मैं ही जीतूंगा और सबके चेहरे से हंसी गायब कर दूंगा। पर पंडित, उसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, बताइए क्या करना होगा? अब देखो, मैं क्या चाहता हूँ कि कल जो भी कोर्ट में होगा ना, हम उसकी अच्छे से रिहर्सल यही कर लेंगे ताकि कोई कसर न रह जाए ना भाई। मतलब आप कोर्ट की तैयारी यहाँ पहले से करेंगे? देखो पंडित, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, और कोर्ट का आइडिया तो तुम्हें है ही। हाँ है तो। है ना? है। हाँ तो अभी मान लो ये कोर्ट है, हाँ। ठीक है, और इधर आओ। ये सामने के बेंचों पे ना लोग बैठ के आपस में बातचीत कर रहे हैं, पर उधर ध्यान नहीं देना है इस पे हमें। बैठे होंगे? बेंचों पे? इस पे बैठे होंगे? अरे बेंचों पे वकील साहब आपके मुंह से ना बेंचों पर गाली कैसे लगी? क्या कहते हैं? लग तो ना काली जैसा लग रहा है। सीटों पे? हाँ सीटों पे लोग बैठे होंगे, आपस में बातचीत कर रहे होंगे। अच्छा वकील साहब, इन सीटों पे मेरे घरवाली, मेरा बेटा पुत्तू भी बैठा है। हाँ भाई, वो भी बैठे होंगे। अब तुम्हें उधर, अरे क्या कर रहे हो तुम? उधर देखना नहीं है तुम्हें? क्यों? वरना तुम नर्वस हो जाओगे ना भाई। हाँ ठीक है, चलिए आप कहते तो नहीं देखूंगा। वैसे भी तूफान से लड़ने वाली मेरी औरत 1 महीने में सूख के काटा हो गई। वकील साहब, मेरा अब्दुल बेटा पुत्तू गिल्ली डंडा का चैंपियन था, आज गिल्ली लेके घूमता है। डंडा पता नहीं कैसे बातें कर रहे हो तुम? ये देखो इधर। ये कौन है? जज साहब ऐसे नहीं थे वो? ऐसे नहीं थे वो
ये जज साहब है। हाँ। अब जज साहब जो भी बोलेंगे ना वो हम अपने मन में सोच लेंगे। ठीक है, ठीक है, तैयार हो? ये होगा जज साहब, यहाँ होगा सरकारी वकील, ठीक है? ओहो, वही जो सबको जेल में डालते रहते हैं। हाँ भाई, बड़ा कुत्ते कमीने। अब पता है तभी तो रिहर्सल करा रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? मतलब मैं ये कह रहा था कि इधर सरकारी वकील हो गया, हाँ। उसके बगल में होऊंगा मैं, हाँ। और इधर आऊंगा। यहाँ है ना, यहाँ दोनों तरफ होंगे कट करे। हाँ। इधर वाले कट करे में तुम खड़े रहोगे, इधर आओ। हाँ, थोड़ा आगे। हाँ, ये वाला कट करा तुम्हारा। हाँ। तो जो भी तुमसे सवाल जवाब होगा वो यहाँ पे होगा, बाकी जो गवाह वगैरह आएंगे वो यहाँ होंगे, उनसे सवाल जवाब होगा, ठीक है? ठीक है, तैयार हो? समझ गए सब? सही है, सही है। अब मान लो एक कोर्ट है, ठीक है? कोर्ट में 11 बच्चों के जज साहब आते हैं, नमस्ते जज साहब। हम जज साहब के सम्मान में उनको झुककर अभिवादन करते हैं ऐसे। वकील साहब, ये अभिवादन कब तक करना है? मैं किसकी? अरे मेरी क्या हो गया? वो झुककर सीधा खड़े होने में दिक्कत होती है। ओह, ये तो स्लीपिंग डिक है। अरे सिर्फ इसका होता है वो। वही है। हाँ, ये सब छोड़ो, मेरे सुनो। अभी वो सरकारी वकील ना, जो भी तुमसे सवाल जवाब करेगा, वो मैं अभी सरकारी वकील बनकर तुमसे पूछूंगा, ठीक है? समझ गए सब? सब। चलो अभी कट कर खड़े हो जाओ। मैं कौन हूँ? सरकारी वकील, ठीक है? वेरी गुड। कोर्ट क्या वहाँ? जज साहब, मैं आपके सामने फंदी के केस के कुछ फैक्ट्स रख देना चाहता हूँ। फंदी ट्रक चलाने का काम करता है, पर वो आज तक किसी भी कंपनी में ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती। पता नहीं क्यों, पर फंदी कभी किसी कंपनी का विश्वास पात्र नहीं बन सका। माना कि फंदी के बाप को कैंसर था, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार कैंसर की स्थिति होने के बाद भी फंदी का बाप एक महीना और जी सकता था। पर ये फंदी शराब के नशे में खुद लौटा और उस दिन इसने अपने बाप की ये साहब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, फंदी ने शराब भी रखी थी और ये साहब झूठ बोल रहे हैं। बीच में मत बोल, जेल में डाल दूं मैं। हाँ तो जैसा फंदी शराब के नशे में दूध लौटा, घर लौटने पर फंदी के पिता ने उससे पूछा कि क्या वो दर्द कम करने का इंजेक्शन लाया है? इंजेक्शन मतलब बेहोशी का इंजेक्शन, वो कम करने का इंजेक्शन लाया है? और फंदी इस बात पर बड़ा उठा। दोनों में कहा सुनी हो गई, बात इतनी बढ़ गई जज साहब कि फंदी ने देखा रहता अपने बाप का गला दबा दिया। और जिस वक्त फंदी अपने बाप का गला दबा रहा था, उसके दोस्त हसरत और बोला दरवाजे पर खड़े ये सारा दृश्य अपनी आंखों से देख रहे थे। तो बोला, ये आदमी इतना भोला है कि अपने हाथों से अपने बाप का गला दबाया जा रहा था। इसे मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि ताज़ीरात हिंद 302 के अंतर्गत फंदी पर कत्ल का जुर्म दिया जाना चाहिए और इसे फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए। That's all, my lord. Thank you so much. जज साहब, मेरा नाम फंदी भगत राम है। मैं पिछले 5 साल से नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी में ट्रक चलाने का काम करता था और नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी ने मुझे नौकरी से इसलिए निकाला क्योंकि मैंने उनकी अफीम की स्मगलिंग करने से मना कर दिया था और उस रात में शराब पीकर नहीं लौटा। शराब पीने के लिए मेरे पास स्कूटी कौड़ी तक नहीं थी। ये सरासर झूठ है। अब आप इसमें क्यों बोल रहे हैं? तभी से बात कर, जेल में डाल दूंगा मैं। अरे वकील साहब, जेल में ही तो मैं, और कितना जेल में डालेंगे? दीवारों में चुनवा दोगे क्या? है? मेरी नौकरी छूट गई, घर में खाने को नहीं था। बाप की बीमारी में सब कुछ लगा दिया मैंने, उसकी बेहोशी के इंजेक्शन में, दवाइयों में सब खत्म हो गया। अच्छा जज साहब, सरकारी अस्पताल में सब कुछ निःशुल्क अवेलेबल होता है। सरकारी अस्पताल में सिर्फ बीमार मरीज रहते हैं, दवाइयां नहीं होती। वकील साहब, कभी मौका मिले भर्ती होके देखो। मेरी घरवाली के गहने बिक गए, घर के सारे बर्तन बिक गए, मेरी नौकरी छूट गई। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने कर्जा लिया सिर्फ इसलिए ताकि मैं अपने बाप को बंबई ले जाऊं, उसका इलाज करा सकूं। मुंबई में कोई फायदा नहीं हुआ। मुंबई में डॉक्टरों ने कहा कि अब तुम्हारा बाप 1 महीने से ज्यादा जी नहीं सकता, इसे घर ले जाओ ताकि ये घर पे आराम से मर सके। जज साहब, जब किसी आदमी को यह बता दिया जाए ना कि वो ज्यादा दिनों तक जी नहीं सकता, उसी दिन वो आदमी मर जाता। 24 घंटे मेरा बाप दर्द से तड़पता था, दिन रात दर्द से तड़पते हुए मुझसे कहता कि बेटा, मुझसे तकलीफ सही नहीं जाती, मुझे मार डाल, मुझे मार डाल। पर मैं कुछ नहीं कर सकता था, बस अपने बाप को तड़पते हुए देख सकता था। उस रात को मैं घर पे लौटा तो मेरा बाप मेरे पैरों पे लिपट कर रोने लगा
कहने लगा बेटा मुझसे तकलीफ सही नहीं जाती, मुझे मार डालो। पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैंने बस अपने बाप का गला दबाना शुरू कर दिया। मैं गला दबाता रहा, मेरा बाप मुस्कुराता रहा। मैं अपने बाप को मारना नहीं चाहता था, जैसा मारना नहीं चाहता था। मैं नहीं मारना चाहता था, मैं मारना नहीं चाहता था, मैं मारना नहीं चाहता था उसको, मैं मारना नहीं चाहता। हाँ जी, सब ठीक है। माफ कीजिए वकील साहब, कभी अदालत में तो मुझे मौका मिलेगा नहीं ये सब बोलने का, इसलिए आपके सामने सब कुछ बोल दिए। बस वकील साहब, ये है मेरे मुकदमे की असली कहानी। अब आप समझ गए ना कि मेरा कसूर क्या है। वकील साहब, कत्ल करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं समझ गया, तुम्हारी पूरी कहानी समझ गया। बस अदालत के सामने हमें ये रखना है कि तुम्हारे हाथ से हत्या हुई और तुम्हारा इरादा हत्या करने का नहीं था। बस इसे अदालत में सिद्ध कर दे। तो वकील साहब कैसे सिद्ध करेंगे बताइए? अरे सरकार की तरफ से जो गवाह आएंगे ना, उनको उलट कर सिद्ध कर दूंगा मैं। मतलब यहाँ पे गवाही का भी नाटक होगा? अरे वो तो बहुत जरूरी है ना। अभी सुनो, अभी तुम सरकारी गवाह हजरत बन के कटघरे में खड़े हो जाओ, मैं सरकारी वकील बन के जो भी सवाल पूछूंगा उसका जवाब दे देना बस। ठीक है, ठीक है, चलो चलो खड़े हो जाओ। हाँ तो तैयार है? कोर्ट का माहौल। हाँ, तो हजरत फंदी तुम्हें कैसा आदमी लगता है? फंदी बहुत बढ़िया आदमी है, दिल का बहुत अच्छा हीरा है। अरे फंदी, क्या कर रहे हो तुम? हजरत की तरह बोल रहा हूँ। अरे हजरत जैसे बोलता है वैसे ही बोलो ना। अच्छा, जैसे वो बोलता है वैसे ही बोलना है। तो मैं क्या कर रहा था वहाँ पे? ठीक है, अब मैं बोल दूंगा। पक्का? बोल दूंगा। ठीक है, फिर से शुरू करते हैं। ठीक है। कोर्ट का माहौल। तुम्हारा नाम? हजरत। बाप का नाम? दशरथ। उम्र? दशरथ जी का जब स्वर्गवास। अरे उनकी उम्र नहीं, तुम्हारी उम्र। अरे हमारी, अरे हम तो अभी 40 के ही जवान है हुजूर। तो हजरत ये बताओ कि तुम बंदी को कब से जानते थे? बचपन से बंदी हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। अच्छा, बंदी और उसके बाप का रिश्ता कैसा था? दोनों में बहुत मोहब्बत थी हुजूर। बहुत मोहब्बत। बहुत मोहब्बत। अच्छा ये बताओ कि बंदी के बाप को कौन सी बीमारी थी? सेंसर था। सेंसर? सेंसर था, बड़ा खतरनाक होता है, आखिरी बड़ा पड़ते बेचारा। कौन सा? सेंसर होता है ना, गले का होता है। हाँ, कैंसर होता है वो? वही था, गले का था। हाँ, गले का था। ये बताओ कि बंदी अपने बाप का इलाज करा रहा था कि नहीं करा रहा था? अरे बहुत करा रहा था, फिर कहा है कि सेंसर वाला ठीक ही नहीं होता। अच्छा। हमारी एक बार फूफी की अम्मा को हुआ था यहाँ का। अरे जितना पूछा जाए उतने का जवाब दिया करो, वरना जेल में डाल दूंगा उठा के मैं। ये बताओ कि जब तुम फंदी के घर पहुंचे तो तुमने क्या देखा? अरे बड़ा खौफनाक सीन देखा हुजूर। हमने देखा फंदी खटिया पे चढ़कर अपने बाप का गला दबा रहा। तो हजरत तुमने उसे रोका क्यों नहीं? अरे जब तक हम रोकने का सोचते हो कब आप टैप बोल रहे? क्या बोल गया था उसके बाप? टैप बोल रहे? उसके बाप क्या बोल गया? टैप बोल रहे? क्या 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 होता है ये? टैप मतलब स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास नहीं बोल सकते तुम। ये बताओ कि जब फंदी अपने बाप का गला दबा रहा था उसकी औरत कहाँ पे थी? पड़ोसी के पास। पड़ोसी के पास? घर में चावल नहीं थे तो पड़ोस में गई थी चावल लेने हुजूर। तो तुमने अपनी आंखों से फंदी को अपने बाप का गला दबाते हुए देखा? बिल्कुल देखा हुजूर, देखा? बिल्कुल देखा। That's all my lord, thank you so much. क्या बचाव के वकील गवाह से कुछ सवाल करना चाहते हैं? जी तो साफ करना चाहता हूँ। नमस्ते, राम राम जी। मेरा नाम वकील भगत राम है। तुम्हारा क्या नाम है हजरत? आई काम क्या करते हो तुम? सिलीनर। ओहो सिलीनर हो, क्या बात है, क्या बात है, क्या होता है ये? सिलीनर है, ट्रक को साफ करते हैं। अच्छा क्लीनर हो? हाँ वही है, लेकिन बहुत जल्दी ड्राइवर बन जाए। ओहो क्या बात है, क्या बात है, मुबारक है। अच्छा ये बताओ कि तुम फंदी के घर के हालातों से अच्छी तरह परिचित है? हाँ बहुत अच्छी तरह परिचित। तो ये बताओ कि फंदी और उसके बाप को कभी तुमने ऐसे लड़ते हुए देखा? नहीं ऐसे तो नहीं देखा। नहीं देखा? लोग फंदी की हालत बहुत खराब थी। हाँ बात सही है, उनके घर में खाने को नहीं था, नौकरी भी छूट गई बेचारे की। नौकरी छूट गई? बिल्कुल। तो फिर वो अपने बाप का इलाज कैसे करा रहा था भाई? उसने कर्जा लिया था। ओहो कर्जा लिया? हाँ। किससे लिया था कर्जा? वो हमारे काम वो है ना खान, उनसे लिया था। उनसे कर्जा लिया था? कितना कर्जा लिया था? 50,000 लिया। 50,000 रुपए कर्जा लिया। अच्छा हजरत अभी अभी तुमने कहा कि फंदी अपने बाप में जान चलेता था। हाँ जो फंदी अपने बाप का गला दबा रहा था तुम्हें अजीब सा नहीं लगा? लगा तो था। लगा था ना? तुम्हें यकीन भी नहीं हो रहा होगा कि फंदी खुद अपनी मर्जी से अपने बाप का गला दबा रहा है? हाँ हुजूर नहीं हो रहा था। नहीं हो रहा था? नहीं हो रहा था। नहीं हो रहा था। नहीं हो रहा था। माय लॉर्ड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस। लीजिए वकील साहब, हसरत की गवाही हो गई। पर फंदी तुम्हें पूरा भरोसा है ना कि हसरत कोर्ट
इसी तरह देगा, इसी जुबान में देगा मेरे बचपन का। तो हम जीत जाएंगे फिर कैसे? सुनो सुनो सुनो, अभी ना वो सरकारी वकील ना वो पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर को बुलाया। अरे लेकिन वकील साहब मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा। मैं क्यों नहीं बन पाओगे? मुझे पोस्टमार्टम नहीं आता। पोस्टमार्टम तो पहले से हो चुका है, अभी करना नहीं है, बस जवाब देना है। चलिए ठीक है। ठीक है चलो तैयार हो? तैयार। तो अभी तुम डॉक्टर हो और मैं सरकारी वकील, ठीक है? कोर्ट का बाहर। आपका नाम? डॉक्टर चंद्रभूषण। हाँ तो डॉक्टर चंद्रभूषण। MBBS। डॉक्टर चंद्रभूषण MBBS। पड़पड़गंज। क्या पड़पड़गंज? पड़पड़गंज में मेरा क्लिनिक है, अस्पताल के बाद मैं वहीं बैठता हूँ। पूछा मैंने आपसे, पूछा। क्लिनिक नया है ना, सबको बता रहा हूँ, प्रमोशन कर रहा हूँ यार। आपको प्रमोशन करने के लिए बुलाया है? हैं? जितना पूछा जाए उतना करिए, प्रमोशन मत करिए हमें। अच्छा नहीं करता। नहीं करता। ये बताइए कि बंदी के बाप का पोस्टमार्टम आपने किया? हाँ मैंने किया था। तो पोस्टमार्टम से आप किस नतीजे पर पहुंचे? मैं तो पहुंच गया क्या पहुंच गया? नतीजे पे। तो बताइए ना नतीजा। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि मरहूम की ना गला दबाने की वजह से हो गई क्या हो गई? हत्या। अरे भाई साहब एक बारी में पूरा नहीं बोल सकते आप। अच्छा एक बार में बोल देता हूँ। ऐसा मरहूम की ना गला दबाने की वजह से हो गई हत्या। जज साहब हत्या गला दबाने की वजह से ही हुई है। हाँ यही? हाँ। अब आप जा सकते हो अपने हॉस्पिटल। नहीं नहीं अभी तो क्लिनिक जाऊंगा, 6 से 9 क्लिनिक बैठता हूँ मैं। अरे जहाँ जाना वहाँ जाइए ना। ठीक है। क्या बचाव के वकील गवाह से कुछ सवाल करना चाहते हैं? जी नहीं ना सब कर लो कर लो। अरे मुझे नहीं करना। नहीं कर लो अभी टाइम है, कर लो। वकील साहब आपने डॉक्टर से सवाल क्यों नहीं किया? पति को मैं सीधा कोर्ट में करूंगा, दिमाग में है मेरे सब कुछ। तो बस इतने से मैं बच जाऊंगा। अरे नहीं अभी मुकदमा खत्म थोड़ी हुआ है, अभी मैं बचाव के गवाह पेश करूंगा। अच्छा आप कौन से गवाह लाए हैं? मैं सबसे पहले लाऊंगा उसको जिसे तुमने कर्जा दिया था। क्या मैं उसका रब्दुल्ला खान को, उस मुंजुसने वाले को, उसे मत बुलाइए वकील साहब। उसकी शक्ल से मुझे नफरत है, पता है कितना ज्यादा ब्याज लेता है वो। इंसान की जान चली जाए उसको फर्क नहीं पड़ता, उसे मत बुलाइए। वकील साहब नहीं, उसे मत- वकील साहब ले आना मैं सिगरेट। लाओ, लाओ, इधर लाओ, इधर लाओ, इधर लाओ। अब वकील अरे दूसरी तो दो। ऐसा एक ही साथ पिएगा क्या? माचिस दे दो। चल जल्दी से लगा वापस कर। वापस क्यों कर दूं? अरे कत्ल के कैदी के पास माचिस रखना जुर्म होता है। ये क्या बात हो गई? बात क्या कानून है ये? अरे नहीं। अरे वकील साहब कानून है नहीं? कानून कानून बहुत बड़ा कानून है। अरे लेकिन वकील साहब मेरे पास ये दूसरी सिगरेट ऐसे कैसे चलाऊंगा? कैसे चलाऊंगा? मेरे छाती में मुंह लगा दिया अपना। अरे पीछे खड़ा हो, बुला लियो। नहीं अरे अच्छा सुनो खान को बुलाना ना। आप मुझे एक बात ये नसरुद्दीन शाह की फोटो किसने अंधी कोई कुछ बोलेगा? ये कुर्सी को रख रखिए टाट पे। हवलदार साहब है चाय के साथ बिस्कुट बोले थे आप। अरे वकील साहब आप बहुत ध्यान रखते हैं मेरा, धन्यवाद है। अरे सरकार लो खटिया चढ़ा लगी। रेडियो तो है। ये सारी बात बताइए। आप ये खान को गवाही में क्यों बुलाना चाह रहे हैं? बंदी खान को कोर्ट में बुलाने से हम ये सिद्ध कर देंगे कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति खराब थी, फिर भी तुमने अपने बाप के इलाज के लिए कर्जा लिया। अरे हजरत बता चुका है ना ये तो। पर जिसने कर्जा दिया उसकी गवाही भी तो जरूरी होती है कोर्ट में। चलो अभी तुम बोल जाओ खान चलो ठीक है। चलिए। बंदी बंदी कोर्ट में तुम फूफू नहीं कर सकते। हैं? अरे वकील साहब जेल में इतने दिनों बाद तो सिगरेट मिली है। एक मिनट। ऐसा करो अरे मर्दों को फेफड़े फट जाएंगे क्या करो? अरे यार भाई चलिए बुलाइए। ठीक हो खान को बुलाइए। हम खान को बुलाओ। चलो अभी तुम खान और मैं हूँ ठीक है। हाँ। कोर्ट काम हो। नमस्ते जी मेरा नाम वकील भगत राम है। आपका नाम क्या है? अरे ये दीवार पूरी नीचे गिर रही है, कर लो उसको ठीक कराओ यार। करते वाले भाई साहब नाम क्या है आपका? दुल्ला। हाँ तो दुल्ला साहब। दुल्ला नहीं दुल्ला, हर जगह लामट लगाया करो तुम लोग। तो भाई तो बोला दुल्ला साहब। दुल्ला साहब है। ये बताइए कि आप फंदी को जानते हैं? जानता हूँ। फंदी ने आपसे कोई कर्जा वर्जा लिया था? लिया था, कितना लिया था? 50,000 लिया था। 50,000 रुपए हाँ। पॉइंट टू बी नोटेड मिला कि फंदी ने 50,000 रुपए कर्जा लिया था। थैंक यू सो मच। बंदी किसी के लिए भी लिया हो, बंदी को
पैसा चाहिए मेरा। पंडित पंडित तो नहीं मिल रहा, जेल में आके बैठ गया, मेरा पैसा चाहिए। हटो निकलो। क्या हो गया तुम्हें? अरे वकील साहब, मैं कह रहा था ना, इस खान को मत बुलाइए, कभी ना शरीर से निकल ही नहीं रहा था, इसे मत बुलाइए। अरे अच्छा हुआ निकल गया, वरना तो तुम मंजोरी का खान हो जाते भाई। ऐसे ही जोक मारते पंखा में कभी अगला बाबा कौन सा? अगला गवाह होगी घरवाली। किसकी घरवाली? अरे तुम्हारी घरवाली। मेरी घरवाली? हाँ। अरे नहीं वकील साहब, उसको मत बुलाइए ना, वो वैसे ही इतनी परेशान है, उसे मत बुलाइए। बंदी उसको कोर्ट में बुलाना जरूरी है। क्यों? अरे क्योंकि बंदी तुम्हारी औरत को बुलाने से हम यह सिद्ध कर देंगे कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति खराब थी, उस वजह से तुम्हारी मानसिक स्थिति भी खराब थी, और तुम्हारी दिमागी हालत के बारे में तुम्हारी घरवाली से ज्यादा और कौन जानता बताओ? हैं? अरे चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, मेरा चलो तैयार। मेरी घरवाली ना अपने पति की जान बचाने के लिए अपनी जान दे सकती है। क्या बात? और मेरा बेटा पुत्तू ना, वो भी जान ले सकता वो है। तो जान ले लेगा। बुलाइए। ये क्या कर रहे हो तुम? मेरी घरवाली बिना घूंघट के घर से बाहर नहीं आती। ओहो, संस्कार है। चलो कोर्ट में हम हो। नमस्ते, मेरा नाम वकील भगत राम है। तुम्हारा क्या नाम है? कल्पिता। कौन बेटा? भाई कौन बेटा? पिता नहीं, कल्पिता। कल्पिता मेरा नाम है, कल्पिता। अच्छा, कल्पिता। कल्पिता। तो आज माता तो फिर कल्पिता। ऐसे जोक मार देता हूँ कभी-कभी। गोबर होता ना तो फेंक के मुंह पे मारती, मैं ऐसे जोक मार देता हूँ। अच्छा, तुम्हारे पिता का नाम है? जय किशन। जय किशन। उम्र क्या है तुम्हारी? अम्मा बताती थी। क्या बताती थी आपकी अम्मा? अम्मा ये बताती थी कि जब गांधी बाबा की हत्या हुई, उसके 40 साल बाद मैं पैदा हुई। तो जब साहब गांधी जी की हत्या हुई सन 1948 में, गोली मारकर हुई थी। गोली मार के हत्या की गई। ऐसे करके मारी डिचकियां हो गई। ऐसे करके गोली मारी गई थी। छाती पे मारी थी। छाती पे मारी गई थी। इतना सब कुछ कैसे पता आपको? अम्मा बताती थी। अच्छा, अम्मा ने सब कुछ बता दी। ये नहीं बताया उम्र क्या थी? बताया ना। क्या? ये बताया कि जब गांधी बाबा की हत्या हुई, उसके 40 साल बाद तुम पैदा हो गई। हाँ, तो जब गांधी जी की हत्या हुई सन 1948 में, उसके 40 साल हो गए 1988। अभी क्या चल रहा है? 2023 में से 88 माइनस करा 3, ये तो कैरी लेगा, एक इधर 13 में से हट गया 5, 35 साल की हो गई तुम। 35 की हो गई। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी गांधी से शादी कब हुई? गांधी से नहीं हुई, हमारी शादी फंदी से हुई है। गलती से नहीं, फंदी से तुम्हारी शादी कब हुई? पुत्तू 9 साल का हो गया। अब ये पुत्तू कहाँ से आ गया बीच में? 1 साल बाद ही आ गया। अच्छा, अभी तो 10 साल हो गए तुम्हारी। अच्छा ये बताओ कल्पिता, कि 10 सालों में कभी फंदी ने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया? अरे नहीं, कभी नहीं उठाया। अरे खुल के बताओ, ऐसे घबराओ नहीं। नहीं, कभी नहीं उठाया। कल्पिता, ये सब लोग कौन है? अपने लोग हैं, अपने लोगों से झूठ बोलते हैं क्या? बता दो जल्दी खुल के बता। खुल के एक बार ना ऐसे घुसंड बना के ऐसे करके मार दिया था, तो मेरे बहुत तेल लग गई थी पीठ पे। और एक बार ना मेरा बाल पकड़ के पंखे पे लटकाया, पंखे चला दिया। और एक बार का तुझे नानी याद दिलाऊंगा और नानू को बता दिया। इससे ज्यादा नहीं जाना, सब समझ गया कि फंदी हाथ ही नहीं उठाता था। हाँ। अच्छा ये बताओ कि फंदी के बाप की हालत की वजह से तुम्हारे घर पे क्या न बिके? तुम्हारे बर्तन भी बिक गए? हाँ हुजूर। घर की क्या हालत हो गई थी कल्पिता? घर की बहुत बुरी हालत हो गई थी हुजूर। अच्छा, और तुम्हारे ससुर की कैसी हालत थी? मेरा ससुर तो दिन रात दर्द से तड़पता रहता था। और उसे देख के तुम्हें क्या लगता था? यही लगता था हुजूर कि जल्दी से इसे मौत आ जाए, कम से कम इसे अपने दर्दों से छुटकारा तो मिलेगा। और फंदी को कैसा लगता था? उसकी हालत क्या थी? मेरा पति तो पागल सा हो गया। पॉइंट भी नोटेड मिला। अच्छा सॉरी, और ये बताओ कि जब तुम्हारे ससुर की हत्या हुई तुम कहाँ थे? मुसंडी के पास। मुसंडी? कुमारी मुसंडी। कुमारी मुसंडी कौन है? हमारी पड़ोसन है, उनके यहाँ गई थी चावल लेने। अच्छा। क्योंकि घर में कुछ बचा ही नहीं था, न खाने को था न पहनने को था, सारा पैसा ससुर की बीमारी में खत्म हो गया था। मेरा पति पागल हो गया, पुत्तू आवारा हो गया। मेरे घर में कुछ पता ही नहीं था, पति ने हत्या कर दी, लेकिन उसको माफ कर दीजिए ना।
गवाही तो हो गई मेरी। वकील साहब क्या हुआ? क्या हो गया? कुछ नहीं, ऐसे ही है। ठीक है, तो बताइए अब गवाह में किसको बुलाएंगे आप? किसी को नहीं बुलाऊंगा मैं। बस इतने से लगता है कि मैं बच जाऊंगा? अरे नहीं, इतने में तुम्हारा मुकदमा खत्म नहीं होगा, पर जज साहब के दिमाग में एक बात बैठ जाएगी कि फंदी तुम अपने बाप को मारना नहीं चाहते थे, बल्कि बचाना चाहते थे। तभी तो तुमने उसके लिए कर्जा लिया, उसको बम्बई लेके गए। अगर तुम्हारा दिल खूनी की तरह पत्थर का होता ना, तो मरने देते उसको। वो तो वैसे ही मरने वाला था, पर तुम अच्छा इंसान हो, तुमने ऐसा नहीं किया। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि तुम बच जाओगे। वकील साहब मैं बचूं चाहे ना बचूं, लेकिन मैंने गुनाह नहीं किया है। मैंने ना बस एक दर्द से तड़पते हुए आदमी को उसके दर्दों से छुटकारा दिलाया है। वकील साहब मैंने कोई ना गुनाह नहीं किया है। फंदी, मैं जानता हूँ सब। अब आजा आजा। हाँ अरे वकील साहब कहाँ हैं? लगता है जेलर ले गया। बहुत खतरनाक काम। क्यों? क्यों क्या? खैर ये छोड़ो, तुम बताओ कैसा रहा कोर्ट में आज? अरे आज ना हवलदार साहब कोर्ट में सब कबाड़ा सा हो गया। ओह वकील साहब ये, वकील साहब जी ये। वकील साहब, जी वकील साहब। वकील साहब, आपको जेलर भी याद कर रहे हैं। जेलर? कर रहे हैं? हाँ? अरे वकील साहब, इस आदमी ने जीना हराम कर रखा है मेरा। क्यों, क्या हो गया भाई? आप ये देखो, क्या है? ये मुझे सुबह लिखता है गुड मॉर्निंग, हाँ? रात में लिखता है गुड नाइट, और अब तो गुड आफ्टरनून भी लिखने लगा। गुड आफ्टरनून। हाँ, और ये देखो आगे ये लिखता है कि कैसे कपड़ा पहन के सो रहा है, सेंड मी फोटो। वकील साहब, और आगे देखो ये, प्लीज डोंट माइंड आई एम गाय। गाय होके बैल वाली हरकत। लगा कराओ। वकील साहब इसने परेशान कर रखा है, अब क्या करूं? ड्यूटी निभानी तो पड़ी गई है। सही बात है। मैं निभा के आता हूं। आप निभा लो, पूरी निभा लो। अरे मेहरबानिया। फंदी को एक बुरी खबर है। फांसी है क्या? अरे नहीं, तुम्हारी औरत अस्पताल में है। क्यों, क्या हो गया? वो तुम्हारे बेटे को लेकर कोर्ट की तरफ आ रही थी कि रास्ते में टांगे के नीचे आ गई, पहिया पैर के ऊपर से निकल गया उसके। हे भगवान, और मेरे बेटे कुत्तू? वो पहिए के नीचे से निकल गया। क्या? वो तो ठीक है, उसको कुछ नहीं हुआ, पर तुम्हारी औरत भी 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी, घबराना नहीं है। बस यही बुरी खबर थी। नहीं वकील साहब, ये तो खुशखबरी है। हैं? हाँ, आपने ये बात बताकर मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। कैसे निर्दयी आदमी हो तुम? तुम्हारी औरत अस्पताल में, तुम घर बहुत उतर गए। अरे नहीं वकील साहब, आप गलत समझ रहे हैं। दरअसल आज जब मैंने अपनी घरवाली और अपने बेटे पुत्तू को नहीं देखा ना, तो मुझे लगा वो भी औरों की तरह मुझे खूनी और गुनहगार समझती है। लेकिन नहीं वकील साहब, वो तो आज भी मुझ पर अपनी जान से रखती है। हाँ, ये सब ठीक है। भैया देखो, आज तो तुम्हारे केस में कोर्ट का कबाड़ा हुआ है ना, उतना कबाड़ा तो मैंने किसी कबाड़े की दुकान में नहीं देखा है। हाँ वकील साहब, कबाड़ा तो हो गया। कबाड़ा तो हो गया। वो तुम्हारा दोस्त हसरत, जिसमें तुम्हें इतना भरोसा था कि वो मेरा साथ देगा, वो तो बिल्कुल तुम्हारे खिलाफ बोल रहा था। उसने तो तुम्हें शराबी पता नहीं क्या डाला। हाँ वकील साहब, मेरा बचपन का दोस्त था, उसने झूठ क्यों बोला फिर? क्योंकि फंदी वो अभी भी नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता है, तो वो अपनी कंपनी के खिलाफ थोड़ी बोलेगा। ओह, तभी वो कह रहा था कि उसको ड्राइवर बनाएंगे। हाँ, और वो तुम्हारा घर, वो तो साफ मुंह कर गया कि कोई कर्जा ही नहीं दिया। वकील साहब, उसने भी दिया था, उसने भी झूठ बोला क्यों? क्योंकि फंदी वो भी नहीं चाहता था कि उसकी ब्याज की दर है अदालत के सामने है, वरना वो पकड़ा नहीं सकता। और तीसरा, तुम्हारी औरत आई नहीं कोर्ट में, तो सबसे बड़ा कबाड़ा वही हो गया हमारा। हाँ, कबाड़ा तो हो गया, हाँ? लेकिन आज भोला ने बहुत साथ दिया। क्या साथ दिया? हाँ, भोला एक बात सच कह रहा था। हाँ, उसके सच के चक्कर में तुम्हारे केस का पूरा सत्यानाश हो गया। तुम्हें पता भी गया उसके मुंह से क्या निकलवा लिया सरकारी वकील ने। ऐसा क्या निकलवा लिया, खुल के बताइए। खोल के जानना है तुम्हें? कोर्ट में कुछ समझ ही नहीं आया था। नहीं। आओ जरा खड़े हो, आओ जरा भोला बन के खड़े हो। मैं सरकारी वकील बन के तो सवाल पूछूंगा, उसका जवाब भोला बन के देना, ठीक है? चलो आओ, पकड़ कर मैं तैयार है? ठीक है। कोर्ट का माहौल। तुम्हारा नाम? भोला है? भोला
बोला। बोला क्या? तो बोला है, बताओ कि फंदी किस कंपनी में काम करता था? फौंदी कौन करता? नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी में। नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी। तो कंपनी वालों ने उसे नौकरी से क्यों निकाला? कंपनी बोला अफीम ले जाओ, फौंदी कहता मैं ले जाऊंगा। कंपनी कहता ले जाओ, फौंदी कहता मैं ले जाऊंगा। कंपनी निकाल दी। तो इसकी जानकारी उसने पुलिस को क्यों नहीं दी? क्योंकि फौंदी दौड़ता था। कहाँ दौड़ता था? दौड़ता नहीं, दौड़ता था। अरे कहाँ दौड़ता था? दौड़ता मतलब दौड़ता था। अच्छा डरता था। तो ये बताओ कि बंदे क्यों डरता था? कंपनी का शिकायत फौंदी करेगा तो फौंदी अपना गुंडा से पटवाएगा नहीं उसको। अच्छा, तो बंदी ने कहीं और नौकरी करने की कोशिश की? कोशिश की पर नौकरी नहीं मिली। नौकरी नहीं मिली? नहीं मिली। तो उसका गुजारा कैसे चलता था? पहले उसकी औरत के गहने बिक गए, फिर उसकी बर्तन भी बिक गए ना, फिर उसने कर्जा भी लिया ना। इसके बाद? अब इसके बाद क्या उनका कुंडली निकाल कर पहुंची थे। अमीर से बात करो, जितना पूछा जाए उतना बोलो। ये बताओ कि बंदी का बाप कब से बीमार था? एक शॉल। अब शॉल क्यों चाहिए? ठंड लग रही है हमें तुम्हें? एक शॉल मतलब जानवर पर मौत। तो साल नहीं बोल सकते। बोला ना एक शॉल, अपने कौन ठीक करो। जेल में डाल दूंगा मैं। ये बताओ कि बंदी का बाप 1 साल से बीमार था, तुम्हें कैसे पता चला? बोला कैसे पता? फौंदी बताता, फौंदी का डॉक्टर बताता। क्या बताता? फौंदी का डॉक्टर बताता है कि तुम्हारा बाप बहुत बीमार है, इसे गोद ले जाओ, गोद में जाके मर जाएगा ये। तो उसको मुंबई के डॉक्टर ने क्या बोला? मुंबई के डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारा बाप अब बोझ नहीं सकता, ये मर जाएगा, इसके गोद में ले जाकर खूब सारा इन्फेक्शन दो। इन्फेक्शन? इन्फेक्शन दो। इन्फेक्शन? पॉइंट टू बी नोटेड मिलो कि बंदी अपने बाप को इन्फेक्शन दे रहा था। वेरी गुड वेरी गुड। कब से दे रहा था वो इन्फेक्शन? कम से कम 15-20 दिनों तक उसने खूब सारा इन्फेक्शन। 15-20? पॉइंट टू बी नोटेड मिलो कि बंदी अपने बाप को 15-20 दिनों से इन्फेक्शन दे रहा था। वेरी गुड बोला। कौन सा इन्फेक्शन दे रहा था? कौन सा? नाम मुझे नहीं पता, फिसफिस वाला था। फिसफिस वाला? जल्दा फिसफिस। फिसफिस वाला? हाँ, फिसफिस वाला। इंजेक्शन? हाँ, इन्फेक्शन। इंजेक्शन? इन्फेक्शन। इंजेक्शन होता है वो अनपढ़ आदमी? इंजेक्शन? हाँ, वही देता था। अच्छा ये बताओ कि इंजेक्शन लेना क्यों जरूरी था? फौंदी का बाप को बहुत दर्द होता, अगर इन्फेक्शन नहीं देते तो उसका बाप दौड़ से तड़पता। तो बंदी के पास इंजेक्शन लेने के पैसे नहीं थे, नहीं पर मौत देने के लिए आए हाँ थे। थे। उन हाथों से उसने क्या किया? अपने बाप को गुलाम दबा दिया। बहुत बढ़िया किया। दैट्स ऑल माय लॉर्ड, थैंक यू सो मच। अब पता चला कि सरकारी वकील ने उससे मुझसे क्या निकलवा लिया कि तुमने खुद अपने बाप को अपने हाथ से गला दबा दिया। हाँ, पर सच तो यही है ना वकील साहब, गला तो मैंने दबाया था। वैसे भूला ना बड़ा भूला आदमी। तो ये बात तो सही है। जरा कोर्ट के बाहर रो भी रहा था और अफसोस कर रहा था। और बंदी सच बताओ तो मुझे भी अफसोस है। अब अफसोस करने से क्या? नहीं बंदी, मुझे अफसोस इस बात का है कि तुमने अपने बाप के लिए कितना कुछ किया और मैं कुछ सिद्ध नहीं कर पाया। तुम उसको बम्बई लेके गए, कितनी कोशिशें की उसके लिए। कोशिशें तो मैंने बहुत की वकील साहब, बहुत की। मैं बम्बई ले गया, बड़े डॉक्टर से इलाज करवाया, और ये जो हसरत झूठ बोल रहा था ना, ये मेरे साथ बम्बई गया था उस दिन और आज झूठ बोल रहा था। क्या वो तुम्हारे साथ मुंबई गया था? हाँ, वो गया था। अरे बंदी, तो ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताते तुमने? अरे वकील साहब, आपने कभी पूछी ही नहीं किस तरह के वकील हैं आप? ना मुझसे कोई जानकारी ली, ना कोई सवाल जवाब किए, बस यहाँ पे कोर्ट का माहौल बना के नाटक करते रहे। आज कोर्ट में एक एक गवाह झूठ पे झूठ बोल रहा था, लेकिन आपने पलट के उनसे सवाल जवाब नहीं किया। क्यों नहीं किया? यहाँ पे कह रहे थे कि मैं गवाह पलट दूंगा। पता नहीं किस तरह के वकील हैं। कभी आप LLB की है आपने? नहीं की है, मुझे बताइए किस तरह के वकील हैं आप? बंदी को अदालत में मुझे कुछ हो जाता है। क्या होता है बताइए। आ जाते ही ना जज साहब को देख के मेरा माथा काम नहीं करता है, मेरी बीबी ऊपर नीचे हो जाती है, मेरे पैर कांपने लगते हैं वहां पे। इसीलिए मैंने रिहर्सल करवाई, पर कुछ फायदा ही नहीं हुआ उसका। क्या करूं? वकील साहब छोड़िए ना, अब सोचने से क्या फायदा। अब बंदी लोग तो सोचेंगे ना कि मुझे वकालत नहीं आती, मुझे वकालत छोड़ के ये सने बेच रहे थे। बंदी, मुझे अफसोस इस बात का है कि तुमने मुझे चुना, कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। पता नहीं लोग बोल रहे हैं। लोगों को मारे गोली ना वकील साहब, लोग तो मुझे भी खूनी और गुनहगार समझते हैं। आपको पता है इंसान की अच्छाई बुराई की जांच हमेशा उसके इरादों से करनी चाहिए। क्या बोले तुम? अच्छाई बुराई की जांच इरादों से करनी चाहिए। ओहो, ये इरादा ही तो भूल गया मैं। यही शब्द मेरे दिमाग से निकल गया अदालत में कि
साहब आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे ना, छोड़िए। बंदी को सच बताऊं तो मुझे पता था मैं नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ आने से पहले ना बैरिस्टर गंगानाथ से बात कर लिया। वो बहुत बड़े आदमी है, वो तुम्हारा केस लड़ लेंगे। बैरिस्टर गंगानाथ? हाँ, अरे वो इस शहर के बहुत बड़े वकील हैं। अरे वो वकील हैं तो फिर मेरा केस क्यों लड़ेंगे? फंदी मैंने कहा उन्हें, क्योंकि फंदी मानना कि मेरा पहला केस है, चला गया हाथ से चला गया, कोई बात नहीं, पर तुम अच्छा आदमी हो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। इसलिए ना मैंने बैरिस्टर गंगानाथ से बात करी और वो भी मान गए, क्योंकि उनके पिता की कहानी भी कुछ ऐसी है और वो ना यूथनेशिया को भी सपोर्ट करते हैं। किसको किसको? यूथनेशिया को। क्या होता है? यूथनेशिया में क्या होता है, जिन बीमारी का कोई इलाज नहीं होता ना, हाँ। उनके मरीजों को अपनी जान लेने का पूरा हक होता है और तुम्हारा केस उन्हें बात करने का पूरा मौका देगा। मैं भी चाहता हूँ और ये इरादे वाली बात बोल के तुम दिमाग से वकील साहब, वकील साहब, वकील साहब, वकील साहब, एक ऐसी खबर लेके आए, मजा आ जाएगा। क्या बात कर रहे हो? जल्दी सुनो, जल्दी सुनो। जोर की लगी क्या? कराओ पहले, कोई बात नहीं। लगी नहीं है, खबर सुनो आप। हाँ, मैं कह रहा था कि नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी का ट्रक 10 बोरी अफीम के साथ पकड़ा गया। क्या बात कर रहे हो? नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी का ट्रक 10 बोरी अफीम के साथ पकड़ा गया। अरे सुन लिया तुम्हें? अब देखना बैरिस्टर गंगानाथ इस खबर का कितना बढ़िया फायदा उठाएंगे। मैं भी जाता हूँ, सब लेके आता हूँ, ठीक है? अब तुम मुझे तो सही। और सुनिए सुनिए तो मोही सुना दीजिए, सुनो तो आगे दे दो, सुनो तो। हाँ तो भाई बंदी, कैसा रहा आज कोर्ट में? अल्लाह साहब आज ना मैं बेगुनाह साबित हो गया। है? हाँ, वाह, तो पार्टी है फिर तो? पार्टी नहीं, फांसी होगी। फांसी होगी? हाँ, अरे बेगुनाह साबित होने के बाद में फांसी क्यों? क्योंकि मुझ जैसे बेगुनाह को छोड़ने का अभी तक कोई कानून बना ही नहीं। अच्छा अच्छा, बेदर्दी दुनिया है। अवतार साहब है, अवतार साहब। जी जी वकील साहब। अवतार साहब वो आपको जेल याद कर। जेलर याद कर रहा है जी वकील साहब, बस इस जेलर ने अपनी सारी हदें पार कर रखी है। अब क्या कर दिया? अब क्या कर दिया? आपको पता है, वो रात को 2 बजे मुझे कॉल करके उठाता है और कहता है कि वैसे कपड़े पहन के फोटो भेज। वैसे कैसे? आप ये देखो, ये कपड़े। वकील साहब आगे तो देखो। अरे फोटो नहीं आती, क्या लिखता है वो तो देखो। क्या लिखा है? ये बार बार लिखता है कि प्लीज डोंट माइंड आई एम गाय। फिर से वही वाली बात हो गई कि गाय हो गए। प्यार वाली हरकतें कर रही है। वकील साहब बस बहुत हुआ, अब जो है पानी सर के ऊपर जा चुका है। अब मैं इस जेलर का खून कर दूंगा। वकील साहब आप एक बात बताओ, मेरा किस लड़ोगे? मेरे से अपने आपको लड़ना पड़ेगा, मेरा तो कम से कम आपने एलएलबी पढ़ा है। बस तो फिर ठीक है। ये बच्चा सा जेलर मेरा क्या उखाड़ लेगा, इसकी तो मैं गुर्दे लाल कर दूंगा। जेलर बहुत हुआ तेरा सम्मान, तेरा तोड़ दूंगा अंडमान। कदम कदम बढ़ा देता उसी के गीत का। वकील साहब आप अस्पताल गए थे? हाँ मैं गया था। मेरी घरवाली कैसी है? अब ठीक है, बस 2-3 दिन में प्लास्टर उतर जाएगा बस। ओ मेरे बेटा पुत्तू? वो तो भी ठीक है, नर्स की गोदी में खेल रहा था भाई। अच्छी गोदी में खेल रहा था, लेकिन पुत्तू तो बड़ा हो गया। हाँ, तभी तो खेल रहा था। वकील साहब आज बैरिस्टर गंगानाथ ने मेरे कोर्ट में केस को बड़ा जोरदार ढंग से उठाया, पूरे कोर्ट को थर्रा दिया। सही बात है। और वो सरकारी वकील चौथा केस में पानी मांगने लगा था भाई। और जज भी परेशान हो गए थे। और वो तुम्हारा खान, अरे वो तो बीच में नहीं आने लग गया था। और वो हजरत खलीफा बन रहा था ना उस दिन, सब अपनी चौकड़ी भूल गया। आज बैरिस्टर गंगानाथ ने मेरे मुकदमे को इतने जोरदार ढंग से उठाया वकील साहब, सच बताऊं तो कभी कभार मुझे ऐसा लगता कि मैं बच जाऊंगा। अली सच बताऊं तो मुझे भी ऐसा ही लगता था कि तुम मत जाओगे। आज कोर्ट की एक एक बात मेरी आंखों के सामने घूम रही है। अरे मेरी आंखों के सामने भी कैसे ठीक है, मुझे तो सब आ गए थे। अरे साला सरकारी वकील एकदम से आत्मविश्वास के साथ उठा और बोला कि महाराज यार आनंद, हसरत के बयान से साफ पता चलता है कि बंदी शराबी है। उसे शराब पीने की आदत है। शराब के लिए ही उसने अपने घरवाले के गहने बेचे, शराब के लिए ही उसने अपने घर के सारे बर्तन बेचे और शराब के लिए ही उसने अपने बाप का कत्ल किया है। और यार आनंद, मैं सरकारी वकील साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अच्छा ये बताइए वकील साहब कि ये बंदी इसकी ये शराब पीने की आदत कितनी पुरानी है? अरे पूरी बॉटल पी जाता है, पुरानी तो होगी। 15 साल।
बताइए। 15 साल से वो शराब पी रहे हम्म, और तब तो उसके घर के गहने नहीं दिखे, तब तो उसके घर के बर्तन नहीं दिखे, ऐसा क्यों? इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इस मुकदमे में फिर से विचार किया जाए और मैं कुछ गवाहों को वापस बुलाना चाहता हूं। तो मुझे सबसे पहले हसरत को बुलाने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। तो तुम्हारा ही नाम हसरत है? हाँ हमारा ही है, किसका? अच्छा, तो ये बताओ हसरत, फंदी अब भी तुम्हारा दोस्त है? अब नहीं है, पहले था, अब नहीं है। अच्छा, अब नहीं, अब क्यों नहीं है? अरे उस खूनी से कौन दोस्ती करेगा? अच्छा, तो तुम्हें फंदी कैसा आदमी लगता है ये बताओ? अरे न्याय की खराब आदमी है, जब तक मारपीट करता रहता है ससुरा। अच्छा, मारपीट कर। हाँ। किससे की मारपीट? तुमसे की? अरे हमसे नहीं थी। तुमसे नहीं की? नहीं हमसे नहीं थी, तो किससे? अपने बाप से की है। अच्छा, अपने बाप से। हाँ। तुमने देखा होगा ना? नहीं हमने सुना सुना? सुना सुना? सुना। अच्छा, किससे सुना बताओ तो? बहुत लोगों से सुना है। बहुत लोगों से। बहुत लोगों से। चलो एक दो के नाम बताओ चलो। हाँ बता रहे हैं, एक तो हमारे ये हो गए, ये वाले थे। कहाँ वाले? नहीं वो वाले नहीं थे। अच्छा, वो वाले। एक तो वो भी नहीं थे। वो भी अरे ये वो भी नहीं थे। नहीं। अभी नाम याद नहीं आ रहा। नाम याद नहीं आ रहा? नहीं याद। नहीं याद आ नहीं रहा। याद। जज साहब, इस बात पर गौर किया जाए कि हसरत को बहुतों में से एक भी नाम याद नहीं आ रहा। चलो अजीब बात है, कोई नहीं। हसरत जब भी याद आए ना बता दे। हाँ व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है, बहुत सही। ये बताओ कि जो फंदी उसका बाप बीमार था, हाँ। है ना? हाँ। ये सब मानते हैं। हाँ। तो ये बताओ कि नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी में वो तब भी काम कर रहा था जब उसका बाप बीमार था? बिल्कुल कर रहा था। कर रहा था। कर रहा था। तो नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी का ट्रक कभी अफीम की स्मगलिंग में पकड़ा गया? क्या बात कर रहे हैं, कभी नहीं पकड़ा गया। कभी नहीं पकड़ा? कभी नहीं। कभी नहीं। कभी चलो नहीं। ठीक है। पता ही हमारी कंपनी है, अभी थोड़ी ले जाए। ये नहीं तुम्हारी कंपनी। इस अखबार में साफ साफ लिखा है कि नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी का ट्रक अफीम की स्मगलिंग में पकड़ा गया। 400-500 पिछले साल का अखबार है। अच्छा, हाँ पकड़ा गया। अच्छा ये बताओ हसरत, कल रात को भी कोई ऐसा ट्रक पकड़ा गया? अब ये बात हमें बिल्कुल नहीं पता। नहीं पता। बिल्कुल नहीं पता। चलो। अरे हाँ हाँ पकड़ा गया। अब आज का अखबार दिखाएंगे। मैं तो पुराना वाला रख रहा था। हैं? अरे ना भैया। हाँ, चलो कोई बात नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड की हसरत ने झूठी गवाही दी और नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी गैर कानूनी मामलों में इन्वॉल्व है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा हसरत ये बताओ, पति शराब पीता था? अरे हाँ हाँ बहुत पीता था, दिन रात पिए रहता था ससुरा। दिन रात पिए रहता था। हाँ। तो शराब पीकर ऐसे ट्रक वगैरह में चलाता होगा? जब तक अद्धा पौवा ना मिले स्टीयरिंग पे बैठ ही नहीं सकता था। अच्छा। हाँ। तो उसने शराब के नशे में कितने एक्सीडेंट किए? हाँ एक्सीडेंट 4-5 एक्सीडेंट तो किए होंगे ना नशे में? नहीं, एक्सीडेंट तो नहीं कर। नहीं किए? नहीं कर। अजीब बात है। अच्छा ये बताओ, फंदी का बाप शराब पीता था? हाँ बात सही है, शॉकिंग तो वो भी था। अच्छा, तो तुमने कभी फंदी और उसके बाप को साथ में बैठकर शराब पीते हुए देखा? अरे बहुत बार देखा है हुजूर, बहुत छत पे बैठते थे। छत पे बैठते थे, बहुत बार देखा। बहुत बार। अच्छा ये बताओ कि तुम शराब पीते हो? हाँ पीते तो है, लेकिन यहाँ अभी अभी नहीं करते। तुम जब भी पीते हो अक्सर तो अपने दोस्तों के साथ बैठ के पीते हो या दुश्मनों के साथ? अरे दुश्मनों के साथ कौन पीता है, दोस्तों के साथ पी जाती है। दोस्तों के साथ पी जाती है। अभी तुमने कहा कि फंदी और उसका बाप साथ में बैठकर शराब पीते हो, हाँ, है ना? हाँ। तो इस हिसाब से उनका दोस्तों वाला संबंध हो सकता है ना? हाँ हो तो सकता हो तो सकता है। हो तो सकता पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड की हसरत ने अभी बोला कि फंदी और उसके बाप में दोस्तों वाला रिश्ता था। हसरत, करंतुल्लाह खान जानते हो? हाँ जानते हैं। क्या जानते हो? ओ एक बार ना फंदी ने मिलाया था हुजूर। अच्छा, फंदी ने मिला। हाँ। खान क्या काम करता है? अरे बड़ा नेक आदमी है हुजूर। अच्छा। लोगों को ना कर्ज देकर उनकी मदद करता है। अच्छा अच्छा, उनकी मदद करता हाँ। है और उस मदद के बदले में गैर कानूनी ब्याज किधर भी लेता है? ये भी नहीं पता होगा, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ कि क्या तुम फंदी के साथ बम्बई गए थे? हाँ गए थे, उसके बाप का इलाज कराने गए थे। इलाज कराने गए थे। हाँ। तो असर ये बताओ कि उसके बाप के इलाज में लगभग कितना खर्चा है? 50,000। 50,000। नहीं नहीं 45,000 आया। 45,000। 45,000। अच्छा, अभी तुमने बोला कि फंदी बेकार था, हाँ। तो उसके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया? अब ये बात तो हमें बिल्कुल नहीं पता। नहीं पता। नहीं पता। अरे अभी तुमने बोला कि फंदी खान को जानता था। हाँ जानता था। तो खान तो सबकी मदद करता है। हाँ, करता वो है। चाहता तो खान से कर्जा ले सकता था। ले सकता है। और लिया तुमने? हमने हाँ। अरे खान ने बयान दिया कि तुमने उससे 80,000 रुपए का कर्जा लिया है। अरे 80 नहीं 50,000 का लिया है, और हमने नहीं लिया, ससुर फंदी ने लिया है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? क्योंकि हमारी आंखों के सामने ही लिया है हुजूर। थैंक यू सर। हाँ
पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड की हसरत और खान ने दोनों ने झूठी गवाही दी कि फंदी ने 50,000 रुपए अपने बाप के इलाज के लिए कर्जा लिया। ये बताओ कि अब तुम फंदी के बारे में सब कुछ तो जानते थे, और अब जो मैं पूछूं उसका जवाब मुझे सच सच चाहिए। पक्का? ये बताओ, जिस दिन तुम फंदी के घर पहुंचे तो तुमने क्या देखा? हमने देखा फंदी खटिया में चढ़ा हुआ है, अपने बाप का दबा रहा है गला दबा रहा है। तो जब वो अपने बाप का गला दबा रहा था तो उसका बाप जिंदा था या मर चुका? सच सच सचरता है, हल्की सी हलचल थी शरीर में। हल्की सी हलचल। हाँ। अच्छा ये बताओ हसरत, याद करके कि जिस वक्त फंदी अपने बाप का गला दबा रहा था उसका बाप बचाव में हाथ पैर मार रहा था या नहीं मार रहा? नहीं हुजूर, वो तो नहीं मार रहा था। नहीं मार रहा था। नहीं मार रहा था। अब बड़ी अजीब सी बात है, वो तो मुस्कुरा भी रहा था। मुस्कुरा भी रहा था। हाँ। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड कि फंदी का बाप चुपचाप लेटा था, बचाव का कोई प्रयत्न नहीं कर रहा था, बल्कि मुस्कुरा रहा था। अजीब बात है। हजरत चलो अब तुम जा सकते हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। जेल में हैं? लेके चलो। हैं? चेलन साहब, मेरे मुंह से निकल गए चेलन साहब। मैं कुछ भी बोलता रहता हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता चेलन साहब। मेरे घर में 2 बीवी 1 बच्चे, मुझे माफ कर दो। अच्छा ठीक है चेलन साहब, आप जो बोलेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। जो बोलूंगा वो करेगा। हाँ हाँ मैं कर दूंगा। नहीं, मेरा मुंह तो निकल गया फिर से। मुझे माफ कर दो चेलन साहब, भगवान कहाँ हो गया ये? साहब, मैं डॉक्टर यमराज सिंह जी को बुलाने की इजाजत चाहता हूँ, जो सरकारी अस्पताल में सीनियर डॉक्टर। इजाजत है। तो आप ही का नाम डॉक्टर यमराज सिंह जी? जी 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 तो ये बताइए कि फंदी के बाप का इलाज आप ही कर रहे हैं? जी 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 फंदी के बाप को कौन सी बीमारी है? कैंसर लास्ट कैंसर लास्ट। कैंसर लास्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि आपने फंदी को किसी बम्बई के डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा था। जी 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 मैंने बंबई में उनको डॉक्टर देवेंद्र नाथ का पता दिया। देवेंद्र नाथ का बताया था। क्यों? क्योंकि फंदी के बाप की हालत बहुत खराब थी, उनको जल्द से जल्द अच्छे इलाज की जरूरत थी। अच्छा ये बताइए, जो भी आपके डॉक्टर उनकी फीस कितनी? देखिए आमतौर पर वो लोगों से 45,000 रुपए लेते हैं, गवर्नमेंट से? वैसे भी 45,000 लेते हैं। चलिए ये बताइए कि फंदी के बाप की हालत खराब थी? बहुत खराब थी। उसका बाप दर्द से चीखता चिल्लाता रहता था, मुझसे कई बार कहता था कि डॉक्टर साहब मुझसे तकलीफ सही नहीं जाती, मुझे मार डालिए। वो खुद ऐसा कहता? जी 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 एक बार तो वो मेरे पैर पकड़ के रोने लगा, कहने लगा कि डॉक्टर साहब मुझसे तकलीफ सही नहीं जाती, मुझे प्लीज जहर दे दीजिए। ये बताइए कि फंदी अपने बाप को इंजेक्शन वगैरह लगा रहा था? जी 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 वो इंजेक्शन लगवा रहा था, कम से कम 15-20 दिनों तक उसने खूब सारे इंजेक्शन लगाए। फिर उसने कहा कि अब उसके पास इंजेक्शन लगाने के पैसे नहीं है, और देखिए सरकारी अस्पताल में अभी तक इन इंजेक्शनों को मुफ्त में लगाने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर साहब मैं एक सवाल और पूछना चाहूँ। जी 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 ये बताइए कि अगर कानून आपको इस बात की इजाजत दे कि आप फंदी के बाप को जहर देकर उसे दर्द से छुटकारा दे सकते हो, तो आप ऐसा करते हैं? देखिए ऐसे मामलों में रोगियों की रजामंदी के अनुसार मुझे उनको मौत देने में कोई हर्ज नहीं होता, क्योंकि क्या है कैंसर का दर्द इतना खतरनाक होता है कि कभी उनको बेहोशी का इंजेक्शन देने पर भी आराम नहीं मिलता, और जो रोगी होता है वो दर्द से तड़पता रहता है, तड़पता रहता है, तड़पता रहता है। ताकि डॉक्टर साहब अब आप जा सकते। जी 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 हाँ। जज साहब, सबसे पहले इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि फंदी किस तरह का इंसान है। हसरत से पूछे जाने पर वो एक भी ऐसे आदमी का नाम नहीं बता पाया जिससे फंदी ने झगड़ा किया हो या मारपीट की। इस तरह से ये बात तो साफ है कि फंदी झगड़ालू किस्म का आदमी नहीं है, और अफीम की स्मगलिंग को अपराध समझने के कारण ही उसने नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी की नौकरी छोड़ी। और रही बात शराबी होने की, तो शराबी होना कोई अपराध नहीं। क्या ये सभ्य कहलाने वाले लोग शराब नहीं पीते? शराबी होने का मतलब हत्यारा होना तो नहीं है वकील साहब, है ना? इस तरह से सरकारी पक्ष एक भी ऐसा प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाया जिससे यह पता चलता हो कि फंदी एक खराब इंसान है या स्वभाव से हत्यारा है। I object, my lord, I object। वकील साहब, मैं सिद्ध कर चुका हूँ कि फंदी ने हत्या की है। लेकिन क्यों?
बंदी का हत्या करने का इरादा था। वकील साहब हत्या तो हुई है ना। और वकील साहब बंदी को इस हत्या से क्या लाभ होने वाला था? क्या कोई जायदाद मिलती है, औहदा मिलता था? बंदी का बाप तो वैसे भी 1 महीने में मरने वाला था, डॉक्टर साहब ने बताया। तो वो कुछ दिन और रुक सकता था ना। तो वे रुका क्यों नहीं, बताइए ना, क्यों नहीं रुक पाया? क्योंकि हर इंसान की बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है। और जज साहब, हत्या हमेशा कुछ पाने के लिए, बदला चुकाने के लिए, किसी भय को समाप्त करने के लिए की जाती है। यहाँ तो इन दिनों में से एक भी वजह नहीं। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, आई ऑब्जेक्ट। देखिए वकील साहब, कानून सिर्फ अपने किए गए वार को या कत्ल को हत्या नहीं मानता। जब कोई पूरे होशो हवास में कानूनी परिणामों को जानते हुए भी अपने बाप का गला दबा दे तो उसको हत्या के अलावा और क्या कहा जाएगा, बताइए ना। और भूलिए मत कि हसरत ने साफ गवाही दी है कि उसने बंदी को देखा है अपने बाप का गला दबाते हुए। तो आप ये भी मत भूलिए कि हसरत ने ये भी बोला था कि बंदी का बाप चुपचाप लेटा है। जज साहब, क्या ऐसी मृत्यु को हत्या कहा जाएगा? हत्या तो तब होती है ना जब हम किसी ऐसे इंसान की जान ले लेते हैं जिसमें जीने की इच्छा हो, जीने की उमंग हो। और यहाँ तो बंदी का बाप दिन रात मौत मांगता था, अपने बेटे से मौत मांगता था, अपनी बहू से मौत मांगता था, और तो और वो डॉक्टर से जहर देने के लिए कहता था। ये अच्छी बात है। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, आई ऑब्जेक्ट। हमारे बचाव के विद्वान वकील ने साहब कहा कि बंदी का बाप मरना चाहता था। वो लोगों से गिड़गिड़ाकर मौत मांग रहा था। जब बंदी उसका गला दबा रहा था तो उसने बचने का कोई प्रयत्न नहीं करा। लेकिन वकील साहब, ये कोई नई बात नहीं है। संसार में दुखी होकर कई लोग मौत मांगते हैं। जब किसी औरत का जवान बेटा मर जाता है तो वो औरत भी छाती पीट पीट कर सबसे अपने लिए मौत मांगती है। उस वक्त अगर उसको कोई मौत दे भी दे तो शायद विरोध भी ना करे, लेकिन लोग ऐसा नहीं करते क्योंकि लोग जानते हैं कि समय के साथ साथ सब ठीक हो जाता है। इसलिए इस मुकदमे में दर्द से छुटकारा पाने वाली बात की कोई गुंजाइश नहीं है। जो कानून नहीं है उसकी बात यहाँ अदालत में छेड़ना अदालत का कीमती समय बर्बाद करना है। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि मौजूदा कानून को सामने रखकर ही इस मुकदमे का फैसला होना चाहिए। बस मुझे और कुछ नहीं कहना। That's all, man. ऐसा मैं अदालत से पूछना चाहता हूँ कि कानून मनुष्य के लिए है या मनुष्य कानून के लिए? अगर कानून पत्थर की तरह स्थिर और जड़ हो जाएगा तो वो समाज की बदलती हुई परिस्थितियों में न्याय नहीं दे सकता। और ये बंदी का केस भी इसी तरह की नई चुनौती है। और जैसा आज ना एक प्रतिष्ठित आदमी ने अपने कुत्ते को गोली मार दी, क्योंकि उसके कुत्ते को भी एक ऐसी बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं। अगर उस इंसान को जरा भी भरोसा होता कि उसका कुत्ता बच जाएगा तो शायद वो उसे गोली नहीं मारता। मैं ये नहीं कहता कुत्ता और इंसान बराबर है, पर उस कुत्ते की भाषा, उस वक्त उसका दर्द और तड़पना ही था, वो बोल नहीं सकता। पर यहाँ बंदी का बाप चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर मौत मांग रहा था, अपने बेटे से मौत की भीख मांग रहा था। एक बाप अपने बेटे से मौत मांग रहा है, उस बेटे से जिसने उसे पाला पोसा, जिस बेटे ने अपने बाप के साथ पूरा जीवन बिताया। तो सब कैंसर का दर्द ना असहनीय है। कैंसर की लास्ट स्टेज का कोई इलाज नहीं है। यहां तक कि साइंस भी असहाय है। रोगी यातना से तड़प रहा है और उसकी यात्रा को देखकर उसके घर वाले दिन रात रोते हैं। अगर आपके सामने कोई ऐसा हो जिससे आप बहुत प्यार करते हो और वो दिन रात तड़प रहा हो, चीख रहा हो, आपसे मौत मांग रहा हो, तो आपको कैसा लगेगा? जिससे आप प्यार करते हो उसे आप दर्द में चीखते हुए नहीं देख सकते। अपने को दर्द में देखना असंभव है, असंभव। इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है
कि इस मामले में जो नई चुनौतियां सामने आई है उन्हें ध्यान में रखते हुए ही फैसला किया जाना चाहिए। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना। थैंक यू। तो आज इस तरह बैरिस्टर गंगानाथ ने समा बांध दिया हो गया इसका। सही बात है भाई, और मुझे इस बात की भी खुशी है कि भाई तुम्हारे चक्कर में यूथनेशिया का मामला इतना बढ़िया निकल गया है उनके सामने। अच्छा वकील साहब, बैरिस्टर गंगानाथ जिस मशहूर आदमी की बात कर रहे थे जिसने अपने कुत्ते को गोली मारी, वो कौन था? बंदी में कोई और नहीं, सरकारी वकील ही था। तो वकील साहब, अब तो मेरा मुकदमा पूरा हो गया है, बस फैसला आना बाकी है। क्या ख्याल है आपका कि मैं बच जाऊंगा? बंदी, अगर कानून की आत्मा में मनुष्य हुआ तो तुम बच जाओ, और अगर कानून की आत्मा में पत्थर हुआ ना तो क्या होगा वकील साहब? मैं कुछ नहीं कह सकता। तब तो कोई कुछ नहीं कह सकता वकील साहब, कोई कुछ नहीं कह सकता। Thank you so much everyone for your encouragement, for your clappings, for everything. Now let me introduce you to the cast and the team. So we'll start first with Abhishek, who played the role of jailer. अच्छा, अभिषेक ने हमारे लिए लाइक्स भी की। Then Yanesh. Then Deepak for Then we have Nikhil for sounds. Then Pawan for Phandi and all of it. Of course, the play was directed and adapted by Pawan. Well, I hope आप सबको ये नाटक बहुत पसंद आया होगा। आगे चलकर भी हम अपने आयरा थिएटर ग्रुप से बहुत सारे और प्रोडक्शंस करेंगे। So please come again and watch it and hope to see you all very soon again.